आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेते हैं कनिष्क। कनिष्क का समय रहा था 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक, अर्थात 78 एडी से 105 एडी तक। कनिष्क के कई उपनामों से जाना गया, जैसे सीजर, देवपुत्र, शहंशाह और द्वितीय अशोक। कनिष्क को कई नामों से जाना गया। कनिष्क का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कनिष्क का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कनिष्क का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि कनिष्क ने भारत के बाहर बहुत क्षेत्रों में अपना साम्राज्य रखा था और एक सम्राट अशोक का भी इतिहास में काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि सम्राट अशोक का भी भारत के बाहर बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसी प्रकार कनिष्क का भी भारत के बाहर बहुत बड़ा साम्राज्य था। अतः कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा गया। कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा गया। इन्हें सीजर क्यों कहा गया? क्योंकि इटली रोम के थे जूलियट सीजर, तो इनका रिश्ता भी इटली और रोम की तरफ काफ़ी अच्छा था, तो रोम वालों ने इन्हें सीजर जाना, या यूनानी विद्वानों ने इन्हें सीजर के नाम से पुकारा। तो ये सीजर के नाम से भी जाने गए और ये द्वितीय अशोक के नाम से भी जाने गए, और इन्हें देवपुत्र भी कहा गया। देवपुत्र क्यों? ये इन्होंने देवपुत्र भी कहा गया। इन्हें देवपुत्र भी कहा गया क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का निर्माण किया था, जिसका नाम था महायान। चौथी बौद्ध संगीत कराई थी, तब बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। ये महायान शाखा के अनुयायी थे। अतः इन्होंने, महायान का मतलब था महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में दर्जा देना। ये महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप मानते थे, जबकि हीनयान जो व्यक्ति हैं, हीनयान के अनुयायी, वह महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, वो महात्मा बुद्ध को उत्तम पुरुष का दर्जा देते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध पुरुषोत्तम थे, उनका चरित्र अच्छा था और वह उनके क्रियाकलाप अच्छे थे, अतः उन्हें उत्तम पुरुष की संज्ञा देते हैं। कौन है? हीनयान के लोग। जबकि इन्होंने महायान की शाखा का निर्माण किया और इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध थे वो एक देव थे, देवता थे, और भगवान माना। और इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और जनता में लोकप्रिय होने के लिए अपने आप को स्वयं उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम था देवपुत्र। ये कहते थे महात्मा बुद्ध देवता हैं और हम भी एक देवता के संतान हैं और हम देवपुत्र हैं। तो इन्होंने जनता में लोकप्रिय अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए स्वयं में देवपुत्र की उपाधि धारण की। कनिष्क का समय, फिर एक बार देखते हैं। कनिष्क का समय 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक का रहा। इन्हें सीजर, देवपुत्र, शहंशाह या द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क की दो राजधानियां रही थीं। एक राजधानी थी इनकी पुरुषपुर अर्थात पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर ये वर्तमान पड़ती है पाकिस्तान में। पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान, इनकी दो दूसरी रही थी इनकी मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। मथुरा की जो राजधानी थी ये इनकी थी सांस्कृतिक राजधानी। मथुरा की इनकी सांस्कृतिक राजधानी थी, जबकि जो पुरुषपुर राजधानी थी ये इनकी राजनीतिक राजधानी थी। पुरुषपुर राजनीतिक राजधानी थी। इनकी दो राजधानियां रही थी, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा, इनकी दो राजधानियां रही थी। ये चीन के मूलतः जो ये कुषाण वंश का शासक थे। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कनिष्क थे कुषाण वंशीय। कनिष्क कुषाण वंशीय शासक थे। कुषाण वंशीय शासक थे। कुषाण वंश की स्थापना तो इनके पूर्वज थे कुजुल कड़फेसियस। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फेसियस। कुषाण वंश की स्थापना तो कुजुल कड़फेसियस ने की थी, और बीच में और भी छोटे मोटे शासक रहे थे। इसके बाद एक प्रतापी शासक रहा था बिम कड़फेसियस। कुजुल एक प्रतापी शासक रहा बिम कड़फेसियस, प्रतापी शासक रहा। ये जो कनिष्क थे ये बिम कड़फेसियस के ही पुत्र थे। जो ये कनिष्क थे ये बिम कड़फेसियस के ही पुत्र थे। ये चीन के मूलतः निवासी थे। जो कुषाण लोग थे ये मूलतः चीन के निवासी थे। इनकी जनजाति थी, ये कबीले के थे, एक इनकी जनजाति यूची जनजाति। ये चीन के मूलतः निवासी थे और ये यूची जनजाति से संबंधित थे। ये यूची जनजाति संबंध थे। अच्छा,
इनका चीन से काफ़ी संघर्ष रहा, क्योंकि ये चीन से ही वहाँ से भाग के आए थे। उसमें चीन का एक सेनापति था, प्रतापी सेनापति, सेनापति का नाम था पान चाओ। सेनापति का नाम क्या था? पान चाओ। सेनापति का नाम था पान चाओ। अच्छा, पान चाओ प्रतापी सेनापति था। ये अपना साम्राज्य लगातार बढ़ाता जा रहा था। अच्छा, और कनिष्क भी अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कनिष्क अपना लगातार साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी चिंता बढ़ रही थी कि यहाँ पर पान चाओ अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा है, तो कनिष्क फिर किस क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ाएगा? तो कनिष्क ने सबसे पहले पान चाओ को ही सबसे पहले पराजित करने की सोची। ये जो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, इसे कैसे रोका जाए? इसने रोकने के लिए उससे एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करी। रिश्ता स्थापित क्या करने की कोशिश की? इसने पान चाओ के दरबार में अपना दूत भेजा। इसकी पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का ये जो थे ना पान चाओ की पुत्री का नाम था हून। पान चाओ की पुत्री का नाम था हून। पान चाओ की पुत्री का नाम, अच्छा एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद हून था। पान चाओ की पुत्री का नाम था हून। तो इन्होंने अपना दूत भेजा और दूत से कहलवाया था कि मैं हून, मतलब कनिष्क ने अपने नाम से, कि मैं हून को बहुत प्यार करता हूँ और हून से विवाह करना चाहता हूँ। पान चाओ के पास दूत भेजा कि आपकी पुत्री हून से मैं बहुत प्यार करता हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। जबकि हून जो थी पान चाओ की पुत्री, यह कनिष्क को जानती भी नहीं थी। अच्छा, पूर्व जितने भी प्रारंभ मतलब इतिहास के जितने भी शासक रहे हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाने के 2-3 उपाय किए थे। एक तो पड़ोसी साम्राज्यों से, छोटे मोटे साम्राज्यों से विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना, दूसरा आक्रमण करना, तीसरा धर्म के प्रति उन्हें आकर्षित करना। इस तरीके के इनके साम्राज्य बढ़ाने के नियम रहते थे। तो वही साम्राज्य बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की और चीन के जो प्रतापी सेनापति एक थे जिसका नाम था पान चाओ, ये पान चाओ की पुत्री के साथ विवाह करके अपना साम्राज्य बढ़ाना और अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उल्टा होता है, क्या होता है, ये दूत अपना भेजते हैं पान चाओ के पास और कहते हैं तुम्हारी पुत्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात पान चाओ ने पहली बार सुनी तो पान चाओ ने पूछा, जो अपनी पुत्री हून से पूछा, क्या आप कनिष्क को जानती हैं? उसने तो कहा नहीं। ठीक है, तो दूत से कहा गया कि ऐसा करें, आप अपने जो आपका जो शासक है, आपका जो मालिक है, अपना मालिक या अपने शासक कनिष्क को आप बुलाएं। अगर मेरी पुत्री पहचान लेती है तो मैं विवाह कर देंगे, अगर नहीं पहचानती है तो नहीं करेंगे। तो दूत द्वारा फिर ये कनिष्क को बुलाया जाता है। कनिष्क को बुलाया जाता है तो पान चाओ कनिष्क को खदेड़ कर मारता है। बच के बेचारे कनिष्क कैसे भी निकल पाते, ये जाते हैं विवाह करने के लिए और हाथ मांगने, लेकिन वहाँ से बच के ना भागना पड़ता है। तो परीक्षा में पूछा गया पहली बार कि कनिष्क को किस चीनी योद्धा ने, कनिष्क को किस चीनी शासक ने या कनिष्क को किस चीनी सेनापति ने पराजित किया था? वो पान चाओ ने पराजित किया था, क्योंकि ये उनसे विवाह करने के लिए उनके यहाँ गए थे, फिलहाल अपना साम्राज्य बनाने की प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ से भाग निकले, बच के आना पड़ा। कुछ दिनों बाद पान चाओ का उत्तराधिकारी बना था जिसका नाम था पान यान। कुछ दिनों बाद पान चाओ का उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था पान यान जब उत्तराधिकारी बनता है तो पान यान की शक्ति इतनी नहीं होती है जितनी कनिष्क की होती थी। तो कनिष्क ने पान यान पर आक्रमण किया और पान यान के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, अर्थात चीन के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया। जो क्षेत्रों के नाम थे, देश के बाहर चीन के भी कई क्षेत्रों को कब्जे में लिया। जो क्षेत्रों के नाम थे, ये बैक्ट्रिया को चीन से लिया। बैक्ट्रिया पहले चीन में था, ये तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में। बैक्ट्रिया को चीन से लिया। कासगर को जीता, कासगर को पान यान से जीता था, कासगर को पान यान से जीता और खेतान को पान यान से जीता। इन्होंने आक्रमण कर पान यान पर आक्रमण कर इन्होंने 3 क्षेत्रों को, चाइना के 3 क्षेत्रों को जीता इन्होंने, बैक्ट्रिया, कासगर और खेतान। बैक्ट्रिया, कासगर और खेतान 3 क्षेत्रों को जीत के अपने आप में शामिल कर लेते हैं। और इन्होंने भारत के बाहर और भी क्षेत्रों को अपने आप में शामिल किया था, जैसे अफगानिस्तान भी इनके कब्जे में रहा था। तो भारत के बाहर
भारत के बाहर अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था वह 3-4 क्षेत्रों में किया था, लगभग 4 क्षेत्रों में किया था। जो प्रमुख क्षेत्र थे, अफगानिस्तान में भी इसका शासन था, बैक्ट्रिया में भी शासन था, कासगर में भी शासन था और खेतान में भी इन्होंने अपना शासन किया। अच्छा, उत्तर भारत में भी इनका लंबा चौड़ा विस्तार रहा था। वो कहाँ से कहाँ तक रहा था? ये तो रहे भारत के बाहर, ये क्षेत्र रहा था भारत के बाहर इन क्षेत्रों में इसका साम्राज्य रहा। और भारत के अंदर इनका भी उत्तरी भारत में इसका साम्राज्य रहा। उत्तर भारत में कहाँ तक रहा? यहाँ पर रहा मगध। मगध पर आक्रमण कर इन्होंने महात्मा बुद्ध के कटोरे को अपने यहाँ, मतलब मगध पर आक्रमण कर उन्होंने महात्मा बुद्ध जिस कटोरे से भीख मांगा करते थे उस कटोरे को ये उठा ले आया था। मगध से इसने महात्मा बुद्ध के कटोरे को लूटा था। तो इधर इनका मगध पाटलिपुत्र तक अर्थात किस क्षेत्र में? पूर्व के क्षेत्र में। कनिष्क का भारत में जो शासन था वह पूर्व में मगध पाटलिपुत्र तक था। मगध क्षेत्र में कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी आता था। अच्छा, उत्तर में इनका था कनिष्कपुर, इन्होंने बसाया था कनिष्क ने कश्मीर में इन्होंने कनिष्कपुर बसाया था, कनिष्कपुर। और इनकी एक बौद्ध संगीत रही थी कुंडलवन। इससे पता चलता है, कुंडलवन भी कश्मीर में, कुंडलवन, इससे पता चलता है कि भारत में कनिष्क का उत्तर में विस्तार, भारत में कनिष्क का उत्तर में विस्तार जो रहा था वह कनिष्कपुर एवं कुंडलवन तक रहा था। ये उत्तर क्षेत्र है ना, भारत में उत्तर क्षेत्र में। अच्छा, पश्चिम क्षेत्र में इसका जो पश्चिम में इसका जो शासन रहा था वह सिंध प्रांत तक रहा था। भारत में पश्चिम में सिंध प्रांत तक रहा था। भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया में भी इधर रहा था। अच्छा, दक्षिण में इसका जो शासन रहा था, दक्षिण में ये रहा था विंध्याचल पर्वत तक। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक शासन रहा था, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक रहा था। अच्छा, अफगानिस्तान में तो देखिए फिर एक बार, ठीक ना, कनिष्क का भारत में भी उत्तर भारत में भी काफ़ी लंबा चौड़ा साम्राज्य रहा था और उत्तर भारत के बाहर भी इसका लंबा चौड़ा साम्राज्य था। इसी वजह से इन्हें द्वितीय अशोक भी किया गया था। भारत के बाहर इनके क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे अफगानिस्तान था, बैक्ट्रिया था, कासगर था और खेतान था। इसी प्रकार भारत में इनका जो उत्तर भारत में जो क्षेत्र का इनका विस्तार था वो कश्मीर के कनिष्कपुर और कुंडलवन से लेकर, मतलब उत्तर भारत में कश्मीर, कनिष्कपुर, कुंडलवन से लेकर इनका विंध्याचल, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत तक रहा था। अगर भारत के पूर्व में बात करें, उत्तर भारत के पूर्व में, तो मगध, पाटलिपुत्र और कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र तक इनका शासन रहा था और पश्चिम में इनका सिंध तक क्षेत्र रहा था। इन्होंने कला की 2 शैलियों का विकास किया था। उन शैलियों का नाम है गांधार शैली, और 2 शैलियों का विकास किया था, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। 2 मूर्ति कलाओं की 2 शैलियों का विकास हुआ था। अच्छा, कनिष्क ने जब गद्दी हासिल की थी, सत्ता हासिल की थी, वह कब की थी? 78 ईस्वी में ही की थी। कनिष्क ने जब गद्दी हासिल की थी उस समय इसने एक कैलेंडर प्रारंभ किया था। वह कैलेंडर खुद का नहीं, इसने चोरी किया था। किससे चोरी किया था? शकों से। जब ये सत्ता हासिल करता और राजा बनता है तो शकों से एक कैलेंडर को प्राप्त करता, वह कैलेंडर अपने साम्राज्य में लागू कर देता है। तो देखिए, चोरी करने की तमीज़ तक तो थी नहीं फिलहाल, चोरी करने की तरीका होना चाहिए। फिलहाल जैसा ही कैलेंडर इन्होंने शकों से प्राप्त किया था या चोरी किया था, वैसा ही, मतलब एक गलती थी। फिलहाल राजा थे बहुत बड़े, इनका साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत इनके पास नीतियाँ थी। अच्छा, इन्होंने जो शकों से एक कैलेंडर चोरी किया था, जिसका कैलेंडर का नाम था शक पंचांग। कैलेंडर का नाम क्या था? शक पंचांग। शकों से एक कैलेंडर चोरी किया था या एक कैलेंडर प्राप्त किया था, उसका नाम था शक पंचांग। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि कनिष्क ने अपने साम्राज्य में जो पंचांग प्रारंभ किया था, ये पंचांग किन से प्राप्त किया था, किससे लिया था? अपने साम्राज्य में जो
पंचांग प्रारंभ किया था वह पंचांग कहाँ से प्राप्त किया था? तो कहाँ से प्राप्त किया था? शकों से प्राप्त किया था। इसका नाम भी नहीं बदला। 78 ईस्वी में जब ये शासक बनते हैं तो उसी समय कैलेंडर को चोरी कर या कैलेंडर को प्राप्त कर स्वयं उसी कैलेंडर को अपने साम्राज्य में लागू कर देते हैं। उसका नाम होता है शक पंचांग। तो सम्राट कनिष्क ने, अर्थात कनिष्क ने जो पंचांग प्रारंभ किया था वह कब प्रारंभ किया था? शक पंचांग 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक पंचांग को प्रारंभ किया था। शक पंचांग जो इन्होंने लिया था वह शकों से प्राप्त किया था। शक पंचांग का जो प्रथम महीना होता है, शक पंचांग का जो प्रथम महीना होता है वह होता है क्या? चैत्र। शक पंचांग का प्रथम महीना चैत्र। दूसरा बैसाख, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, जैसे भादों बोल दिया जाता, श्रावण भाद्रपद। हाँ, भादों के बाद पूछा जाता महीना कौन सा, हम अपनी भाषा में बोल देते उससे कुंवार, सावन भादों कुंवार कार्तिक, तो कुंवार नहीं, कुंवार ये परीक्षा में पूछा जाता है भाद्रपद के बाद कौन सा महीना शक पंचांग आता, तो आश्विन। कौन सा आता? आश्विन। आश्विन, हाँ। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, कार्तिक अगहन, कार्तिक अगहन पौष माह और माघ, पौष और माघ और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन। तो शक पंचांग को जो प्रारंभ किया था कनिष्क ने शक पंचांग को प्रारंभ किया था, उसमें कुल 12 महीने। 12 महीने में पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना है फाल्गुन। तो परीक्षा में कई बार यही पूछा गया भाद्रपद के बाद शक पंचांग में आने वाला महीना कौन सा होता? कौन सा होता? भादों कुंवार बोल दिया जाता है, कुंवार, लेकिन कुंवार नहीं, परीक्षा में पूछा था आश्विन के नाम से। तो भाद्रपद के बाद आने वाला महीना कौन सा होता? आश्विन। जो शक पंचांग शकों से प्राप्त कर कभी कनिष्क ने प्रारंभ किया था, उसी पंचांग को भारत सरकार ने भी लागू किया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो पंचांग है भारत का, वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक पंचांग, जो कभी कनिष्क ने प्रारंभ किया था उसी पंचांग को भारत सरकार ने भी अपनाया है। और कनिष्क ने कहाँ से अपनाया था? ये शकों से लेकर अपनाया था। और भारत ने किससे लिया? भारत ने कनिष्क से प्राप्त किया। भारत सरकार ने कनिष्क से प्राप्त कर शक पंचांग का प्रारंभ किया था। ये 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा शक पंचांग को कब मान्यता दी गई? 22 मार्च 1957 को शक पंचांग अपनाया गया। शक पंचांग अपनाया गया 22 मार्च 1957 को शक पंचांग अपनाया गया। इसने कनिष्क ने ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का विकास भी किया था। कनिष्क ने महायान शाखा का विकास भी किया था और महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कराई थी। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वनों में, कश्मीर के कुंडल वनों में कराई। ये अपना साम्राज्य बनाना चाहता था और ये चौथी बौद्ध संगीत कराकर ये जनता में अपने आप को लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास कर रहा था। इसने चौथी बौद्ध संगीत कराई। चौथी बौद्ध संगीत के इसके अध्यक्ष रखे थे वसुमित्र और अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष रहे थे वह वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। कनिष्क ने, इसका दरबारी एक विद्वान था नागार्जुन। कनिष्क का दरबारी विद्वान था नागार्जुन। नागार्जुन को इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान के प्रचार के लिए इसे कहाँ भेजा था? चीन में भेजा था। कनिष्क के दरबार में एक विद्वान था नागार्जुन को महायान शाखा के प्रचार के लिए चीन में भेजा था। तो वर्तमान में पूरा चीन जो है वो महायान शाखा का अनुयायी है। इसी में से एक नई शाखा का उदय हुआ था जिसे बोला जाता है वज्रयान। वज्रयान के वर्तमान में जो
गुरु हैं उन्हें कहा जाता है, धर्मगुरु को दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा कहा जाता है। तो नागार्जुन को महायान शाखा के प्रचार के लिए चीन में भेजा। चीन में इसकी हमेशा जो सर्वाधिक संघर्ष रहा, कनिष्क का सर्वाधिक संघर्ष रहा, वो हमेशा किससे रहा? चीन से ही रहा, क्योंकि उस समय चीन अपने व्यापार के लिए काफ़ी विस्तार कर रहा था और उसी समय कनिष्क भी अपना व्यापार काफ़ी विस्तार कर रहा था। कनिष्क विवाह के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा, धर्म की नीति के द्वारा और संघर्ष और युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्यों को बढ़ाने की फुल कोशिशें कर रहा था। तो कनिष्क ने भारत से बाहर व्यापार प्रारंभ किया था इटली रोम। इटली रोम में ये क्या करता था? भारत से शुद्ध सोना ले जाता था और व्यापार करता था। तो भारत से सर्वप्रथम शुद्ध सोने का व्यापार किसने प्रारंभ किया था? ये किया था कनिष्क ने। शुद्ध सोने का व्यापार किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। भारत से बाहर ये इटली रोम के लिए सोने का व्यापार करता था। सर्वप्रथम भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के अगर बात करी जाए, शुद्ध सोने के सिक्के जो भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे वह किसने प्रारंभ किए थे? कनिष्क ने ही किए थे। भारत में सर्वाधिक सोने का जो भंडार था वह किन शासकों के पास था? कुषाण वंशीय शासकों के पास, कुषाण वंशीय शासकों के पास। भारत में सर्वाधिक सोने का भंडार कुषाण वंशीय शासकों के पास था। कनिष्क ने या कुषाण वंशीय शासकों ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अच्छा, भारत में सोने के सिक्के कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इससे पहले इसके पिताजी थे बिम कड़फिशियस। बिम कड़फिशियस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बिम कड़फिशियस ने कराए थे और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो कनिष्क ने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के समय जो शुद्ध सोने का सिक्का चला था उसका वजन था 124 ग्रैन का। शुद्ध सोने का सिक्का था उसका वजन था 124 ग्रैन। शुद्ध सोने के सिक्के का वजन 124 ग्रैन था। अतः कुषाण वंशीय काल को, अतः कुषाण वंश के काल को या कुषाण वंश के काल को स्वर्ण का काल कहा गया। तो परीक्षा में कई बार चर्चा में रहा कि स्वर्ण का काल किसे कहा जाता? स्वर्ण का काल अर्थात सोने का समय। सोने का समय किसका था? कुषाण वंश के पास। कुषाण वंश, सोने का सर्वाधिक भंडार कुषाण वंशी शासकों के पास था, तो इसके समय को स्वर्ण का काल कहा गया। अच्छा, भारत के इतिहास में कई स्वर्ण काल आए थे। जैसे स्वर्ण का काल कुषाण वंश को था। अगर बात करी जाए इतिहास का स्वर्ण काल, इतिहास का स्वर्ण काल, इतिहास का स्वर्ण काल मतलब इतिहास का सबसे अच्छा काल। भारतीय इतिहास में स्वर्ण का काल या भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल दो ही बार माना जाता है। एक तो माना जाता है वैदिक सभ्यता में, जब महिलाओं को खुद शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी, महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। कब? वैदिक काल में। महिलाएं भी उपनयन संस्कार के तहत शिक्षा ग्रहण करती थी। अच्छा, उसी प्रकार तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल दो बार कहा गया है, ठीक है ना। एक तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल रहा था वैदिक सभ्यता में, जब महिलाएं और स्त्रियां यहाँ सुरक्षित और काफ़ी बंदिशों से मुक्त थीं। और दूसरा इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया गुप्त काल को। दूसरा इतिहास का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया? गुप्त काल को, क्योंकि यहाँ भी गुप्त काल में भी महिलाओं को पढ़ने और अपनी मर्जी से विवाह करने की पूर्ण छूट थी। तो स्वर्ण का काल कहा गया कुषाण वंश को और इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया गुप्त वंश को। और हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया किसे? अकबर के काल को। अकबर के समय में हिंदी बहुत पनपी थी। हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया अकबर के समय को या अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया। और चित्रकला का स्वर्ण काल, इतिहास में चित्रकला का स्वर्ण काल, इतिहास में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया किसके काल को? जहांगीर के काल को, क्योंकि जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके चित्रकार दो थे काफ़ी,
दो चर्चित चित्रकार थे जिनका नाम उस्ताद हसन और उस्ताद मंसूरी। इनकी चित्रकारिता की वजह से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया? जहांगीर के काल को। और स्थापत्य कला अर्थात भवन और बिल्डिंगें, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया किसके काल को? जिसमें सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बनी थी, अर्थात शाहजहां के काल को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा गया। जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था और दिल्ली के किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और आगरा लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक है, तो काफ़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी शाहजहां के काल को, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। और तेलुगु का स्वर्णकाल, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल जो कहा गया था वह कहा गया था कृष्णदेवराय के काल को। कृष्णदेवराय, इसके यहाँ अष्टदिग्गज कवि रहते वो तेलुगु भाषा के थे। कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण कहा गया। तो स्वर्ण का काल सबसे अधिक सोना कुषाणवंशी शासकों के पास था। इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया। इतिहास का सबसे अच्छा काल। हिंदी का स्वर्ण काल अकबर काल कहा गया। अकबर के समय में काफ़ी हिंदी कवि पनपे थे। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल कहा गया। यहाँ पर चित्रकारिता और इनके यहाँ पर काफ़ी अच्छे चित्रकार रहते थे, पेंटर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा गया। और तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कृष्णदेवराय को काल के कहा गया। अच्छा, ये स्वर्णकाल बीच में आ गए इसलिए मैंने ये सभी एक बार में बता दिए हैं, क्योंकि स्वर्णकाल अलग अलग पढ़ाने से बेहतर है एक बार आप इकट्ठे सभी पढ़ लें तो आपको पहचान हो जाती कितने स्वर्णकाल इतिहास में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में इतिहास के। अच्छा, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कराई थी, अर्थात ये महायान शाखा का अनुयायी था। इसने महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाना प्रारंभ की थी। जो मूर्तियाँ दो शाखाओं में बनी थी। वह कौन कौन शाखा थी? एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। गांधार शैली थी, ये कहाँ पनपी थी? अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र में। गांधार शैली कहाँ पनपी थी? गांधार शैली अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र में पनपी थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली से प्रारंभ हुआ था। और ये जो खड़ी मूर्तियाँ गांधार शैली की थी ये काले पत्थर की थी। तो काले पत्थर ये मूर्तियाँ काले पत्थर से निर्मित थीं। और काले पत्थर की ही ये रोम से प्रेरित थीं। काले पत्थर की मूर्तियाँ रोम से प्रेरित थीं। रोम के एक देवता थे अपोलो। रोम के देवता कौन थे? अपोलो। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो गांधार शैली का जो नकल है वो किसकी नकल है, या गांधार शैली की जो मूर्तियाँ किसकी नकल हैं? वह रोमन के देवता थे अपोलो देवता की पूर्ण रूप से ये नकल थी। अपोलो देवता की नकल थी। खड़ी मूर्तियाँ गांधार शैली की हैं। अच्छा, यहीं पर गांधार में ही एक पहाड़ी काटकर मूर्तियाँ बनाई गई थी। जिस पहाड़ी का नाम था गांधार, अफगानिस्तान में एक पहाड़ी को काटकर काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई थी। वो पहाड़ी का नाम था, अफगानिस्तान में पहाड़ी का नाम था बामियान पहाड़ी। अफगानिस्तान की बामियान पहाड़ी पर काटकर महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में निर्मित मूर्तियाँ थीं। इन मूर्तियों को जब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आया था तो उन्होंने सब नष्ट कर दी। किसने नष्ट कर दी थी? अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने इनको नष्ट कर दिया था। अच्छा, एक तो गांधार शैली पनपी थी और दूसरी महात्मा बुद्ध के भूमि स्पर्श मतलब लेटी हुई या बैठी हुई, भूमि स्पर्श जो कला का विकास हुआ था, भूमि स्पर्श मूर्तियों का जो विकास हुआ था, भूमि स्पर्श मूर्तियों वह हुआ था किस शैली में? मथुरा शैली। महात्मा बुद्ध की लेटी हुई अथवा बैठी हुई मूर्तियों का जो विकास हुआ था ये भूस्पर्श शैली या भूस्पर्श मूर्तियाँ कहलाईं। इन भूस्पर्श मूर्तियों का जो विकास हुआ था वह मथुरा कला शैली में हुआ था।
हाँ, अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वाधिक किस शैली में प्राप्त हुई हैं, तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो हैं वह मथुरा कला शैली में प्राप्त हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको बैठी हुई मूर्तियाँ अथवा लेटी हुई मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की मिलती हैं। तो महात्मा बुद्ध की किन शैली में मूर्तियों को सर्वाधिक निर्मित हुई थी, वह हुई थी मथुरा शैली में। मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, वह लाल बलुआ पत्थर की हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ वह काय की हैं, ये लाल बलुआ पत्थर। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ जो मथुरा शैली में जो बनी थी वह लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। इन लाल बलुआ पत्थर और ये जो गांधार शैली, इन शैलियों को दो प्रकार की शैलियाँ हैं ना, यहाँ पर जो रोमन देवता थी अपोलो उसकी नकल थी। तो पूछा जाता है कि गांधार शैली में किन दो कलाओं को मिश्रित किया गया था, तो इंडो ग्रीक कलाओं को। किस कलाओं को? इंडो ग्रीक कलाओं को। इंडो ग्रीक का मतलब भारतीय, हाँ, या हिंद, भारतीय या कहना चाहिए हिंद और यूनानी कला को मिश्रित किया था। हिंद यूनानी कला को मिश्रित किया था। तो गांधार शैली किस कला का उदाहरण है या किस मिश्रित कला का उदाहरण है? या इंडो ग्रीक शैली है अथवा हिंद यूनानी मिश्रित कला शैली है, इसे गांधार शैली। जब चौथी बौद्ध संगीत कराई थी कनिष्क ने, जब चौथी बौद्ध संगीत कराई थी, उस चौथी बौद्ध संगीत में 500 बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र किया गया था। उन बौद्ध भिक्षुओं को जब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कराई थी उसमें 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए थे। उन बौद्ध भिक्षुओं के विचारों को एक पुस्तक में उतारा गया था। उस पुस्तक का नाम था विभाषा शास्त्र। एक पुस्तक में उतारा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था? विभाषा शास्त्र। उस पुस्तक का नाम था विभाषा शास्त्र। तो जो विचारों को उतारा किसने था विभाषा शास्त्र, ये उतारा था वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। तो बस चौथी बौद्ध संगीत द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। चौथी बौद्ध संगीत में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं के विचारों को उतारा गया था। उस पुस्तक का नाम था विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र ये पुस्तक लिख किसने दी थी? सभी 5 लोगों के जो विचारों को जो लिखा था वह लिखा था वसुमित्र ने। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान निवास करते थे, जिनमें से 4 विद्वान प्रमुख थे। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान निवास करते थे जिसमें 4 विद्वान प्रमुख थे। 4 विद्वान कौन कौन से प्रमुख थे? एक था अश्वघोष। अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान निवास करते थे। एक था अश्वघोष, एक था चरक, एक था नागार्जुन। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और था वसुमित्र। नागार्जुन और वसुमित्र 4 विद्वान थे। अश्वघोष ने कई बौद्ध चरितम, अश्वघोष ने बौद्ध चरितम, बौद्ध चरितम अर्थात इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया और एक पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरितम। वहीं चरक ने, ये एक चिकित्सक था। कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था। कौन? चरक। कनिष्क के दरबार में चरक एक चिकित्सक था। इसने एक आयुर्वेद पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। एक इसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। और इसके दौरान नागार्जुन भी निवास करता था। नागार्जुन ने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। और नागार्जुन ने एक दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया था। नागार्जुन ने ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। एक दर्शन है शून्यवाद। नागार्जुन ने ही शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और नागार्जुन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है। नागार्जुन को क्या कहा गया? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। तो देखिए अश्वघोष ने बौद्ध चरितम नाम पुस्तक की रचना की। चरक एक चिकित्सक था, इसने आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक चरक संहिता की रचना की।
नागार्जुन ने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने, और इसने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। और वसुमित्र ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। अच्छा, ये व्यापार को काफ़ी बढ़ा रहा था। उसी समय कनिष्क की और चीन की दोनों के व्यापार में अपनी अपनी होड़ मची हुई थी। जब इसने रोम, इटली और यूरोपीय देशों में जब इसने अपना व्यापार सोने का बढ़ाया था, उसी समय चीन के लोग अपना व्यापार रेशम का कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लोग रेशम को ज़्यादा खरीदते थे, क्योंकि सोने के आभूषण से कई गुने बेहतर थे उस गरीबी हालात में, सोने से कई गुना बेहतर था उस गरीबी के हालात में वस्त्रों को खरीदना। तो इसने तो व्यापार अपना सोने का करना प्रारंभ किया था, तो सोने को व्यापार ज़्यादा नहीं पनपा। तो उस समय चाइना के लोग रेशम का व्यापार करना प्रारंभ किया। तो कनिष्क का ध्यान रेशम की तरफ गया, रेशम को। तो फिर इसने चीन से रोम के लिए रेशम के 3 मार्ग खोले थे। एक तो मार्ग, यहाँ पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में तो कनिष्क का ही कब्जा रहा था। उसी क्षेत्र को तो कहा जाता बैक्ट्रिया। तो इसने क्या किया था, एक मार्ग इसने बैक्ट्रिया से होता हुआ कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से होता हुआ काला सागर से होता भूमध्य सागर से रोम के लिए खोला था। तो सिल्क मार्ग रेशम व्यापार के लिए सिल्क मार्ग का विकास, या सिल्क मार्ग किसने खोला था, कनिष्क ने भारत से 3 सिल्क मार्गों को खोला था। एक मार्ग था कैस्पियन सागर से होता हुआ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर व भूमध्य सागर से होता हुआ रोम तक। इसने चीन से रोम के लिए 3 सिल्क मार्ग खोले थे ना, तो रोम के लिए तीनों जाते थे कैस्पियन सागर से। ये किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऊपर से होता हुआ सीधे कैस्पियन सागर से होता हुआ सीधा भूमध्य सागर से होता हुआ सीधा इटली, रोम के लिए जाता था। दूसरा मार्ग इन्होंने खोला था स्वेज नहर के लिए। स्वेज नहर जो लाल सागर से मिलती ना, तो दूसरा इन्होंने खोला था लाल सागर व भूमध्य सागर से होता हुआ लाल सागर व भूमध्य सागर से होता हुआ लाल सागर और भूमध्य सागर से होता हुआ। और तीसरा मार्ग था दजला, फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस। वर्तमान में जिन नदियों का टिग्रिस और यूफ्रेटस है, वह नदियाँ प्राचीन काल में दजला और फरात के नाम से जानी जाती थी। यहाँ एक सभ्यता का उदय हुआ था, ये ईरान की नदियाँ थीं, ठीक है। तो तीसरा मार्ग उन्होंने खोला था फरात, वो दजला फरात की नदी थी, फरात व भूमध्य सागर से होता हुआ मतलब रोम तक। तो कनिष्क ने सिल्क मार्गों को खोला था। वो कौन से 3 मार्ग? सिल्क मार्ग ये खोले थे टैक्स प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चीन से सिल्क का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में रोम के लिए होता था। सोने का व्यापार कम हो गया था, तो ये टैक्स ही प्राप्त कर ले और अपना संबंध अच्छा स्थापित कर ले। इन देशों के, रोम और चाइना देशों के बीच व्यापारियों के मध्य अपना अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता था। तो उसने यहाँ से बीच में 3 टैक्स के लिए 3 मार्ग खोल दिए थे। इसने पूछा जाता है सिल्क मार्ग कौन सा था? पहला था कैस्पियन सागर से भूमध्य सागर होता हुआ इटली, रोम के लिए जाता था। दूसरा था लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर इटली, रोम के लिए जाता। तीसरा दजला फरात, यहाँ पर उसकी खाड़ी थी, फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी। भाई भारत के पश्चिम की तरफ आप चलेंगे, ईरान की तरफ, इराक, ईरान, तो एक खाड़ी पड़ती है फारस की खाड़ी जो जाती आगे बढ़ती है वह मिलती है दजला और फरात नदियों से। तो वहाँ से फरात नदी से होता हुआ फिर थोड़ा थलका मार्ग कवर करना पड़ता था, फिर सीधे भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाते थे। भूमध्य सागर से होते हुए सीधे रोम के लिए इसने। तो कनिष्क ने भारत में सिल्क मार्गों को खोला था। 3 सिल्क मार्ग खोले थे। तीनों सिल्क मार्ग हमने यहाँ पे बता दिए हैं।